दोस्तों आदाब। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरह से कहा जाए महागठबंधन के ऊपर सबकी नजर टिकी हुई है, खास तौर से तब जब महागठबंधन में ऐसा लग रहा है और ये लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन किस तरह का इत्तेहाद है कि आरजेडी के सामने कई सीटों पर कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के सामने आरजेडी के उम्मीदवार हैं। हमारे साथ अली अशरफ फातमी साहब हैं, आरजेडी के कद्दावर मुस्लिम लीडर हैं और आरजेडी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सबसे पहले स्वागत है, खैर मकदम है अली अशरफ फातमी साहब। पहला सवाल आपसे यही कि आरजेडी का एक तरह से बेस वोट मुस्लिम को कहा जाता है, मुसलमानों को बेस वोट कहा जाता है। लोग ये कह रहे हैं कि आबादी के एतबार से आरजेडी ने इस पर टिकट नहीं दिया है। पहला सवाल आपसे यही, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। हम लोगों ने जो भी सीट है, जितनी सीट हमारे पास थी आरजेडी के पास, उसमें से हम लोगों ने आबादी और जो जीतने वाली सीटों को नजर के सामने रख करके उसको सामने रख करके उन उन जगहों पे टिकट दिया है जहां से मुसलमान आराम से जीत जाएं, और उसका भी ख्याल रखा है, उनकी आबादी का भी ख्याल रखा है। और मामला सिर्फ नंबर का नहीं है, इस दफा हिंदुस्तान को बचाने का और रियासत के अंदर एक सेकुलर हुकूमत बनाने का भी मसला है। इंडिविजुअली हो सकता है कि कुछ साथियों को नुकसान हो रहा हो, लेकिन और उम्मीद में हो कि हमें टिकट मिले, जी। लेकिन जो सबसे बड़ा इंडिया गठबंधन के सामने जो मकसद है वो मकसद है कि हिंदुस्तान जो अपने राह से भटका हुआ नजर आ रहा है, किसी हर जगह देखिए दंगा फसाद का माहौल पैदा किया जा रहा है और बिरादरी के अंदर दूरी पैदा हो रही है। तो ये सब खत्म होना चाहिए। हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, उसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है। कई कानून सीटों पर बचे। कांग्रेस और आरजेडी के उम्मीदवार आमने सामने हैं। ये भी लोग कह रहे हैं कि ये किस तरह का फिर ये देखिए, गठबंधन ऐसा है। है कि 243 सीट्स बंटने थे। कुछ कम्युनिकेशन गैप भी हो जाता है कभी कभी। मैं अभी पिछले दिनों झारखंड के चुनाव में था और वहां पर हमें 7 सीट अलॉट हुई थी, लेकिन 2 जगह पे कांग्रेस के उम्मीदवार भी आ गए थे। तो ये जब महागठबंधन है और इसमें सीपीआई, सीपीएम, माले, वीआईपी और ये जो आईआईपी, राजद, कांग्रेस, बहुत सारी पार्टियां हैं, तो वो कभी कभी गलतफहमी में चीजें खराब हो जाती हैं। उसका तो मकसद इसमें कभी ये नहीं है कि कार्यकर्ताओं हम लोग के आपस सामने जो है, कार्यकर्ताओं के सामने एक कन्फ्यूजन है कि एक ही सीट पर कई जगहों पर आरजेडी के उम्मीदवार भी हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार भी अच्छा, हैं। वो तो कंफ्यूजन 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगा और जो ओरिजिनल उम्मीदवार होगा उसके लिए कैंपेन करेगी इंडिया गठबंधन। कोई ए, दो एक सीट पे 2 उम्मीदवार के लिए कैंपेन नहीं होगा। एक सवाल कि आप भी जो है एक लीडरशिप का सवाल जो है माइनॉरिटीज के हवाले से उठाते रहे हैं कि अकलियती आबादी जो है बिहार में एक बड़ी तादाद में है, 18% के करीब अकलियतों की आबादी है, लेकिन लीडर नहीं है, मुसलमान लीडर नहीं है। किसको मुस्लिम लीडर मानते हैं? नेतृत्व किसके पास है? क़यादत की देखिए, जिम्मेदारी कौन अदा कर एक रहे तो हैं? एक तो पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर कोई सिंगल कम्युनिटी का आदमी लीडर नहीं होता। अगर आप ये समझते हो कि राहुल गांधी ब्राह्मण हैं और वो लीडर हैं कांग्रेस के, ऐसा नहीं है। लीडरशिप कलेक्टिव होती है। तेजस्वी यादव हमारे पार्टी के लीडर हैं, लेकिन वो हम सब से मिल करके हैं। इसके अंदर दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, अगड़े भी हैं और मुसलमान भी हैं। हम सब मिलके उनको लीडर मानते हैं, तभी वो लीडर हैं। लेकिन अगर आप सवाल अगर आप उठा रहे हैं कि बिहार में मुसलमानों का लीडर कौन है, तो कुछ लोग बाहर से भी आकर के यहाँ पे अपना लीडरशिप क्लेम करते हैं, कंफ्यूजन
पैदा करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूं कि देखिए, एक तरफ हिना शहाब हमारे लीडर हैं, दूसरी तरफ अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, हमारे पास बिहार में तारिक अनवर हैं। इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूँ। तारिक अनवर साहब हैं, शकील अहमद साहब हैं, शकील अहमद खान साहब हैं, हमारे तनवीर हसन साहब हैं, हमारे पास तस्लीमुद्दीन चचा के बेटा हैं शाहनवाज, हमारे पास मोतियुर रहमान साहब के बेटा हैं मोतिहारी में। हमारे चारों तरफ लीडर हैं, हर इलाके के लीडर हैं। जावेद साहब एमपी हैं, किशनगंज के लीडर की कमी इंडिया गठबंधन को, मुसलमान लीडरों की कमी नहीं है। और कोई ये समझते हैं कि टेम्पररी इलेक्शन के टाइम में आकर के यहाँ पे अफरा तफरी करके चले जाएं और बीजेपी को जिता के चले जाएं, ऐसा यहाँ के लोग होने नहीं देंगे। सभी मुसलमान कम्युनिटी के लोग या अकलियत कमेटी के लोग वो जानते हैं कि हमें वोट कहाँ करना है, वो बहुत होशियार हैं। लोग ये सवाल इसलिए उठाते हैं कि अकलियतों के मसले पर जो अकलियत के लीडर होंगे वो कम से कम बात कर सकेंगे। ये सवाल जो है लोगों आप के क्या ज़हन में समझते रहता हो? है। आपके मर्जी, आप क्या समझ रहे हैं कि हम लोग बात नहीं करते हैं? लालू जी थे तब भी हम लोग पूरी बात जो कहनी होती थी करते थे, वो मानते भी थे। और तेजस्वी जी को आप समझते हैं अनडेमोक्रेटिक आदमी, वो सभी बात को सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि इसके लिए किसी को सोचने की भी जरूरत हो। और हम लोग आपसे वादा करते हैं आपके जरिया पूरे बिहार के लोगों को कि जो बेहतर से बेहतर होगा वो हम लोग माइनॉरिटीज के लिए करेंगे, बिहार के अंदर दबे कुचलों के लिए करेंगे, पिछड़ों के लिए करेंगे, दलित के लिए करेंगे, अगली जाति में जो गरीब लोग हैं। हम बात कर रहे हैं आज हर परिवार को एक नौकरी, तो क्या इसमें अगली जाति के लोग नहीं होंगे? इसमें दलित नहीं होंगे? इसमें पिछड़े नहीं होंगे? इसमें अति पिछड़े के लोग नहीं होंगे? और ये हमारा कमिटमेंट है हमारे पार्टी का कि हर परिवार को एक सरकारी नौकरी मिनिमम देंगे। और हमने कहा है कि हम रोजगार, यहाँ कारोबार, यहाँ इंडस्ट्रीज इतना लगाएंगे कि यहाँ से पलायन न हो। 20 साल जो दावा है एनडीए का कि हमने सब कुछ बदल दिया बिहार में। सबसे ज्यादा जाहिल लोग, अनपढ़ लोग बिहार, हिंदुस्तान के अंदर बिहार में बसते हैं। सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग बिहार में बसते हैं। सबसे ज्यादा क्राइम टॉप 5 स्टेट में है जहां क्राइम है बिहार के अंदर। करप्शन चरम सीमा पर है। 72,000 करोड़, सीएजी ने कहा कि ये पैसा कहाँ गया नहीं मालूम। तो और करप्शन का तो बहुत कुछ उजागर हुआ है। अभी पिछले दिनों पीके ने सबका कट्टा चिट्ठा खोल के रखा है जी, देश के सामने। जी। और मीडिया भी बहुत जगह बोल रही है किस तरह से करप्शन हुआ है। तो मेरा कहना यह है कि बिहार पीछे रह गया है। जब से उदारीकरण हुआ और मनमोहन सिंह के प्राइम मिनिस्टरशिप के जमाने में जब पैसा आना शुरू हुआ, तो उसमें सारे राज्यों ने तरक्की किया, आगे बढ़ी। लेकिन बिहार सबसे पिछड़ी राज्यों में बना हुआ है। हर परिवार को एक नौकरी, 2,500 रुपया अपनी माँ बहन को देंगे, उसके बाद 1,500 रुपया वृद्धावस्था पेंशन देंगे, 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। 2 से 5 डिसमल जमीन जिसको रहने को बसने को घर नहीं है, उसको निश्चित रूप से समय सीमा के अंदर मुहैया कराने का काम करेंगे। ये हमारा लक्ष्य है। एक सवाल सर कि ओवैसी साहब की पार्टी बिहार में चुनाव लड़ रही है और एक तरह से कहा जाए कि आरजेडी के ऊपर जो है कई बार उन्होंने कहा कि 4 विधायक को तोड़ा आरजेडी ने, हमारे 24 हम जीत कर लाएंगे। लोग मैंने ये अभी कह रहे हैं, जो आपसे पॉलिटिकल एनालिसिस जो लोग कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि महागठबंधन के सामने कहीं ना कहीं एमआईएम के उम्मीदवार एक चैलेंज बनकर खड़ा रहेंगे, वोटों का डिवीजन होगा, ये तमाम चीजें जो है देखिए लोग कह रहे हैं। देखिए आपका क्या कहना है? वो आए गए हैं किसी के जरिया। उनका मकसद ही यही है कि वोट कटे हम्म। और जीते कोई, लेकिन ऐसा होगा नहीं। बिहार के अंदर मैंने पहले ही जिक्र किया कि बिहार में बहुत लीडर हैं मुसलमानों का,
और उनको मुसलमानों की फिक्र है। आप हजारों किलोमीटर दूर रह करके हमारे बिहार का फिक्र बंद कर दीजिए, आपको मायूसी हाथ लगेगी। यहाँ लोगों ने फैसला कर लिया कि हमें वोट कहाँ करना है। इंडिया गठबंधन हर लिहाज से सक्षम है कि इस वोट को पाले और बिहार में सेकुलर सरकार बनाए। उनका इरादा कुछ और है, वोट काट करके किसी को जिताने का है। इसी काम के लिए वो महाराष्ट्र गए थे, इसी काम के लिए गुजरात जाते हैं, इसी काम के लिए यूपी गए थे, इसी काम के लिए बंगाल गए थे। लेकिन कहीं भी इनको वोट वाट मिलता नहीं है तो वो तो और चाह वो रहे थे कि आप चाहते लोगों के साथ गठबंधन कर लें। वो तो ये चाह रहे थे कि आप लोगों ढोल के साथ गठबंधन कर लें। वो ढोल बजाकर गठबंधन करेंगे। और उनसे गठबंधन करता कौन है देश के अंदर? बताओ कि पूरे मुल्क में कहीं उन्होंने गठबंधन किया हो या हो उनका? उनके वो साथ कोई गठबंधन क्यों करेगा? सब तो कह जानते हैं रहे कि वो उनका तर्क किसके था कि हाथों में हाँ, वो किसके हाथों में खेल रहे हैं, वो पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं। तो उनसे गठबंधन क्यों करेगा या वही क्यों करेंगे? अगर गठबंधन कर लेंगे तो वो जो उनका गठबंधन कर एम है रहे थे बिहार कि आने का सेकुलर खत्म। वोटों का बिखराव ना हो। वो तो ये कह रहे थे सेकुलर क्या वोटों हुआ का बिखराव सेकुलर? ना हो। वो सेकुलर कौन से सेकुलर? वो मेरे खिलाफ कैंडिडेट दिया था मधुबनी में। आज मेरे लड़के फराज फातमी के खिलाफ कैंडिडेट दिया है। तो फराज को जिताने के लिए या मुझे जिताने के लिए? वो तो क्लियर कट दोनों जगह बीजेपी के उम्मीदवार थे, तो तो बीजेपी इसीलिए को ना जिताने के लिए कर। गठबंधन की मांग इसीलिए वो लोग कर रहे थे। उनका कहना तो यही है। वो ये कहते हैं कि हम तो सिर्फ 6 मैंने सीट आपसे मांगे थे और गठबंधन की बात मैंने कर रहे कहा कि मेरे 14 लीडर हैं, 15 लीडर हैं उनके बराबर के बिहार के अंदर। तो हम भी चलते हैं हैदराबाद, हमको भी सीट दो। कितने मुस्लिम लीडरों का जिक्र किया, अभी बहुत सारों का जिक्र भूल गए हम। शाहीन है, शमीम साहब हैं, हमारे मंसूरी साहब हैं। कितने लीडर हैं हमारे पास मुसलमानों के। आपकी कोई जरूरत नहीं है, आप रहिए हैदराबाद में, वहीं खुश रहिए और बेमतलब का लोगों को भरम पैदा मत करिए। और एक खास पार्टी को जिताना चाहते हैं, इससे बचिए, वरना धीरे धीरे आप श्रिंक हो रहे हैं हैदराबाद में। लोग समझ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, घूम घूम करके आपको नुकसान होगा। इससे कोई फायदा आपका होने वाला नहीं है। इस बार प्लानिंग क्या है चुनाव में कि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जो है अकलियती सेल किस हिसाब से काम कर रही है, कहाँ-कहाँ दौरा आप लोग करने वाले हैं? कई चीजें जो जी है आपने प्लान की है, उसके बारे में जी, कुछ बहुत बताएं। सारा चीज प्लान हुआ है। बहुत सारी चीज प्लान हुई है, किस तरह से करेंगे। हर जिला में मेरी मेरी टीम रहेगी, वो काम करेगी। और आपको मैं बताऊं महफूज साहब, आप तो जानते ही होंगे कि हम लोग काम करते हैं, उनकी तरह भाषण देने वाले लोग नहीं हैं। अली अशरफ फातमी जब एचआरडी मिनिस्टर रहा, फातमी कमेटी के जरिए 5 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस अप्रूव हुए। 28, 27, 28 मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी का कैंपस अप्रूव हुआ। मदरसे को इक्विवेलेंसी मिली उसके सर्टिफिकेट्स को। आपको 3 आईएएस की तैयारी जामिया मिलिया अलीगढ़ और मानू में आईएएस की तैयारी के सेंटर खोले गए। स्कॉलरशिप का इंतजाम हुआ। आपको उर्दू टीचर्स की ट्रेनिंग का इंतजाम हुआ। और बिहार के लिए हमने बहुत कुछ किया। बिहार में 400 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खोला, 16 केंद्रीय विद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईटी, सीबीएसई का रीजनल सेंटर, इग्नू का रीजनल सेंटर दरभंगा, एनआईएस का रीजनल सेंटर पटना और दरभंगा। एक दो काम है, कितना गिनाऊं आपसे? तो तो ये ये जो काम, मेरा ये सवाल था, एज ये ए मेरा आखिरी मिनिस्टर, सवाल था एज कि ए अक़लियती सेल की तरफ से आप लोग अकलियत का क्या प्लान किए अकलियत का हैं? कहाँ-कहाँ जाएँगे? किस हिसाब से लोगों को नहीं, पूरा मोबिलाइज़ करेंगे? प्लानिंग है। हर जिला में हमारी टीम काम कर रही है और हर जिला के अंदर हमारी टीम सेंट्रली पटना से भी जाएगी और जा करके रुकेगी और ऐसे लोगों को एक्सपोज करेगी जो ढोल बजा करके सीट चाहते हैं।
उनका मकसद क्या है उसको बताएंगे, और इंडिया गठबंधन क्या कुछ किया, उसने आगे क्या करेगा उसकी जानकारी देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ये थे अली अशरफ फातमी साहब, पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरजेडी के दिग्गज सियासी लीडर हैं। कई कामों को इन्होंने गिनाया और ये भी कहा कि बिहार के विधानसभा चुनाव में अक़लियती आबादी कहीं न कहीं एकजुट रहेगी और अपने मसले पर, अपने बुनियादी सवालों पर संजीदा रहेगी और उस हिसाब से ही अपनी स्ट्रैटेजी बनाएगी। बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।